हाँ देखिए, आज हम पढ़ेंगे सैखंड। हमने पढ़ा था सारणिकों के उपसारणिक, उपसारणिकों से ही संबंधित होते हैं सैखंड। और इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा ये दी गई है कि किसी सारणिक में आयवी पंक्ति और जेवे स्तंभ के प्रतिच्छेदन पर स्थित अवयव ए आई जे। आयवी पंक्ति और जेवे स्तंभ का अवयव है ये ए आई जे। तो आयवी पंक्ति और जेवे स्तंभ के प्रतिच्छेदन पर यह अवयव होता है ए आई जे। इसका सैखंड कैपिटल एफ आई जे कहलाता है, जो निम्न प्रकार प्राप्त होता है। कैपिटल एफ आई जे का जो सूत्र है वो ये है -1 की पावर आई प्लस जे, अर्थात आई पंक्तियों की संख्या प्लस जे स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या प्लस स्तंभों की संख्याओं का योग और ए आई जे का उपसारणिक। ए आई जे का उपसारणिक हमने पढ़ा था कैपिटल ए आई जे होता है, कैपिटल ए आई जे होता है। तो ए आई जे का उपसारणिक कैपिटल ए आई जे ये आपके पास लिखा है, ठीक है। अब देखिए -1 की पावर आई प्लस जे अगर सम संख्या है तो -1 की पावर सम संख्या क्या होता है? पॉजिटिव। और ये प्लस इंटू ए आई जे, अर्थात एफ ए आई जे किसके बराबर हो जाएगा? प्लस ए आई जे के बराबर होगा यदि आई प्लस जे का योग सम संख्या हो। और i प्लस जे का योग अगर विषम संख्या है, ये विषम संख्या है तो ये होगा माइनस, और ये माइनस ए आई जे के बराबर होगा। अर्थात सैखंड जो होते हैं वो उसके उपसारणिक के प्लस यानी कि बराबर भी हो सकते हैं और विपरीत चिन्ह के भी बराबर हो सकते हैं। जैसे एफ आई जे इक्वल टू ए आई जे। एफ आई जे एक सैखंड है, ए आई जे उपसारणिक है। तो ये सैखंड उपसारणिक के बराबर होगा कब? जब पंक्तियां और स्तंभों का योग यानी आई प्लस जे सम संख्या होगी तो उपसारणिक ही सैखंड होगा। और यदि i प्लस जे का मान जो है, i प्लस जे का मान एक विषम संख्या है तो ये उपसारणिक के ऋणात्मक के बराबर होगा। तो उपसारणिक का नेगेटिव मान लेंगे तो ये सैखंड प्राप्त होगा कब? जब पंक्तियों और स्तंभों का योग विषम संख्या है। फिर से सैखंड जो होता है वो उपसारणिक के तुल्य हो सकता है या उपसारणिक के विपरीत चिन्ह के तुल्य होगा। उपसारणिक के तुल्य तब होगा जब इन दोनों का योग यानी कि पंक्तियों और स्तंभों का योग सम संख्या होगी, और पंक्तियों और स्तंभों का योग विषम संख्या है तो ये इसके नेगेटिव के तुल्य यानी कि ऋणात्मक के तुल्य होगा। उपसारणिक का नेगेटिव ये सैखंड के तुल्य तब होगा जब i प्लस जे एक विषम संख्या होगी, ठीक है। आगे हम एग्जाम्पल करेंगे तो और आपके समझ में आ जाएगा। जैसे एक आपको दिया गया है, ये सारणिक ए का मान ये दिया गया है और अवयव पोजीशन सहित दर्शाए गए हैं। पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव और दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, ठीक है। जैसे हमने उपसारणिक में पढ़ा है वैसे ही सेम सैखंड हम पढ़ेंगे। तो देखिए A11 का सैखंड अवयव A11 का सैखंड F11 यहाँ पर सूत्र लगाएंगे F11, I का मान 1, J का मान 1, तो -1 की पावर होगी 1 प्लस 1 और A11 -1 की पावर 1 प्लस 1 होता है 2, तो -1 की पावर 2 क्या होता है? प्लस। तो प्लस A11 मान हुआ। A11 क्या होता है? उपसारणिक। कल हमने पढ़ा था उपसारणिक कैसे ज्ञात करते हैं। A11 का उपसारणिक होता है पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़े, ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ने पर ये स्तंभ छोड़ दें, ये स्तंभ पंक्ति छोड़ दें तो कौन सा? ये आपका उपसारणिक प्राप्त हुआ A22, A23 और A32 और A33। तो ये A11 के यानी उपसारणिक के बराबर हुआ। तो F11 जो है वो A11 के तुल्य होता है। क्यों? क्योंकि एक और एक कितना होता है? 2 सम संख्या है, इसलिए पॉजिटिव। फिर से आगे देखें,
A12 का सेकंड F12 तो सूत्र लगेगा -1 की पावर 1 प्लस 2, -1 की पावर 1 प्लस 2 और A12 -1 की पावर 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना होता है 3, तो -1 की पावर 3 क्या होता है विषम संख्या है, 3 विषम संख्या, तो -1 की पावर 3 माइनस गुणा A12 हुआ, तो A12 अर्थात A12 क्या है, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाने पर उपसारणिक है, तो ये माइनस तो ऐसे कैसे लिखेंगे। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाएंगे, तो पहली पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ हटा दें, ये पहली पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ हटा दें, तो ये आ जाएगा आपका A21 और A23, A31, A33, ये A33 लिख दिया, तो ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाने पर ये, अर्थात उप सारणिकों से ही सेकंड ज्ञात किया जा सकता है। बस ये है प्लस माइनस और फिर से आ जाएगा प्लस क्यों आएगा, क्योंकि 1 और 3 इनका योग कितना होता है 4, सम संख्या है, तो A13 का सेकंड F13 -1 की पावर 1 प्लस 3, इन दोनों का योग -1 की पावर 1 प्लस 3 और A13, तो -1 की पावर कितनी होगी 4, तो -1 की पावर के 4 क्या होता है प्लस, तो प्लस A13 ये है उपसारणिक, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटाएंगे, तो ये पहली पंक्ति हटाई और ये तीसरा स्तंभ हटा दें, ये तीसरा स्तंभ हटाएंगे, तो ये अब ये बच गए आपके A21, A22, A31, A32, ठीक है। तो ये पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हटाने पर F13 पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटाने पर उपसारणिक के बराबर है, और ये क्या रहा है पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि 1 और 3 का योग जो होता है सम संख्या है, इसलिए पॉजिटिव, 1 प्लस 2 विषम संख्या है, इसलिए नेगेटिव। तो इस प्रकार से अन्य अवयवों के भी हम उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से A21 का उपसारणिक ज्ञात कर सकते हो, A21 का उपसारणिक क्या होगा F21 -1 की पावर 2 प्लस 1 और A21 पोजीशन ध्यान रहे F21 निकाल रहे हैं, तो -1 की पावर 2 प्लस 1 और A21, अब -1 की पावर 2 प्लस 1 हुआ 3, -1 की पावर 3 क्या हुआ माइनस A21, तो माइनस का, और A21 क्या है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे आप, तो ये दूसरी पंक्ति छोड़ें और ये पहला स्तंभ छोड़ दें, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ने पर कौन से अवयव बच गए A12 और A33, तो जैसे उपसारणिक निकाला सेम वैसे ही निकालना है। तो देखिए फिर से क्या आ गया नेगेटिव, ठीक है, एकांतर रूप में प्लस माइनस ये माइनस का आ गया, ठीक है, प्लस और फिर से यह माइनस, क्योंकि 2 और 1 कितना होता है 3, विषम संख्या है इसलिए नेगेटिव। अब देखो A22 का उपसारणिक 2 प्लस 2 क्या हुआ 4, सम संख्या बनती है, तो इसका सेकंड आ जाएगा A22 का सेकंड कैपिटल F22 और किसके बराबर आ जाएगा A22 के तुल्य प्राप्त हो जाएगा, A22 के तुल्य प्राप्त होगा। तो इस प्रकार प्रत्येक अवयव का सेकंड हम ज्ञात कर सकते हैं। ये रहा आपका सूत्र Fij इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j Aij, i का मान और j का मान क्या रख रहे हैं, जैसे A23 का मान निकालना, A23 का सेकंड क्या आएगा F23, तो -1 की पावर 2 प्लस 3 और A23 ये हम ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रत्येक इन सभी 9 अवयव हैं, ये 3 × 3 में प्रत्येक अवयव का हम सेकंड ज्ञात कर सकते हैं। तो इस स्थिति के अनुसार, तो लिखा है यहाँ स्थिति के अनुसार 2, 3 और 4 क्रम की सारणिकों में सेकंडों के चिन्ह किस प्रकार होते हैं। 2 × 2 क्रम की अगर कोई सारणिक है तो उसके उप सारणिक निकालें और पहले अवयव का उप सारणिक को प्लस से गुणा कर दें तो वो सेकंड हो जाएगा, यानी कि चिन्ह परिवर्तित नहीं करना है। दूसरे ये A12
इसका उपसारणिक निकाले, ये आ जाएगा माइनस चिन्ह, फिर माइनस, ये प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें 3x3 क्रम में एकांत रूप में प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, और 4x4 क्रम में वही एकांत रूप में प्लस माइनस, और ये प्लस का है तो यहाँ से फिर से माइनस से शुरू होगा, तो माइनस प्लस माइनस प्लस और प्लस माइनस प्लस माइनस, इसी तरह माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये 2x2 क्रम में इस प्रकार से चिन्ह बदलेंगे और 3x3 क्रम में इस प्रकार से उपसारणिक निकालकर इस प्रकार से चिन्ह परिवर्तित करें, और उपसारणिक निकालकर 4x4 में इस प्रकार से चिन्ह परिवर्तित करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, सखंड प्राप्त होते हैं। तो प्रत्येक अवयव के हम सखंड ज्ञात कर सकते हैं, प्रत्येक अवयव के सखंड हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सखंड क्या है, उपसारणिकों के मान ही है, या तो उपसारणिक के बराबर होगा या उपसारणिक के विपरीत चिन्ह के तुल्य होगा। बस दो ही मान होते हैं, या तो उपसारणिक के तुल्य होगा या उपसारणिक के विपरीत चिन्ह के तुल्य होगा। ये बस इस स्थिति पर डिपेंड करते हैं। इनका योग अगर सम संख्या है तो उपसारणिक के बराबर ही होता है, और इनका योग अगर विषम संख्या है तो ये उपसारणिक के ऋणात्मक के बराबर होता है। हाँ देखिए, हमने सारणिक का प्रसार 3x3 क्रम, 2x2 क्रम और 1 क्रम का सारणिक का प्रसार पढ़ा है। अब यहाँ पर 3x3 क्रम का जो प्रसार है फिर से चर्चा करते हैं हम। सारणिक का प्रसार कैसे किया था हमने, ये सारणिक आपको जैसे दी गई है, तो सारणिक एक का जो प्रसार है, पहली पंक्ति के अवयव से प्रसार कर रहे हैं। तो पहली पंक्ति का अवयव हमने लिया a11, ठीक है, और a11 को गुणा करेंगे इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ने पर, ये पंक्ति ये स्तंभ छोड़ने पर ये अवयव प्राप्त हुए। ये लिखे हमने 2x2 क्रम के सारणिक a22, a23, a32, a33, ये आपको a11 से गुणा करना है। फिर ये अवयव चिन्ह लिया हमने a12, ये a12 माइनस चिन्ह लिया है, अभी बताएंगे माइनस चिन्ह किस हिसाब से है ये। तो माइनस a12 और इसकी पंक्ति, ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ने पर, ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ दें तो a21, a31, a21, a31, a23, a33, a23, a33, शेष अवयव जो बचे उनका 2x2 क्रम का सारणिक। तो a12 से गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे हम माइनस चिन्ह। और इसी तरह a13 तीसरा अवयव लिया हमने और पहली पंक्ति छोड़ी और तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, ये स्तंभ छोड़ दें तो a21, a31, a21, a31, a22, a32, a22, a32, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने प्रसार किया था। अब ध्यान दें, ये है क्या, ये कैपिटल A11 ही तो है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ने पर A11 ही तो प्राप्त होता है, तो ये A11 है, यानी कि इसका उपसारणिक है, A11 का उपसारणिक है कैपिटल A11, अर्थात हम A11 को इसके उपसारणिक से ही गुणा करते हैं। फिर चिन्ह लगाते हैं हम माइनस A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ा, ये क्या है, ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ने पर A12 ही तो है, तो ये A12 के बराबर है, यानी कि पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का उपसारणिक, जिसको हम कैपिटल A12 से व्यक्त करते हैं, अर्थात ये कैपिटल A12 ही है, तो इसका मान क्या है, कैपिटल A12 है। इसी तरह ये पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त हुआ, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ ये छोड़ दिया था हमने, तो ये प्राप्त हुआ, ये क्या है, ये कैपिटल A13 ही है, अर्थात ये A13 का उपसारणिक है। ये जो है ये A12 का उपसारणिक कैपिटल A12, ये जो है कैपिटल A11 का उपसारणिक है कैपिटल A11। अब F11 किसके बराबर, A11 के बराबर, क्योंकि 1 और 1 कितना होता है 2, सम संख्या है इसलिए प्लस, ठीक है, -1 की पावर 1 + 1 यानी कि प्लस। F11
प्लस A11 के बराबर होता है। तो A11 किसके बराबर है? F11। तो यहाँ पर F11 लिख सकते हैं। अब F12 किसके बराबर है? 1 और 2 क्या है? 1 और 2 का योग प्लस 3 यानी कि विषम संख्या है, विषम संख्या इसलिए माइनस A12 के बराबर होता है। F12 माइनस A12 के बराबर होता है। अभी अभी हमने पढ़ा था सेकंड की परिभाषा में कि सेकंड या तो उपसारणिक के तुल्य होता है या विपरीत चिन्ह के तुल्य होता है। विपरीत चिन्ह कब होता है? जब इनका योग विषम संख्या है। तो देखो इसका योग 1 और 2 का योग 3, 1 और 2 का योग 3, विषम संख्या इसलिए माइनस। 1 और 1 का योग सम, 1 और 1 का योग 2, सम संख्या है तो प्लस। 1 और 3 का योग 4, सम संख्या है इसलिए प्लस। तो A13 F13 के बराबर है, लेकिन यहाँ पर F12 किसके बराबर है? माइनस A12। देखो ये माइनस चिन्ह, तो यहाँ पर A12 के स्थान पर माइनस F12 लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये माइनस A12, ये माइनस इसके साथ में लेने पर माइनस A12 किसके बराबर हुआ? F12। तो ये हुआ प्लस का, ठीक है। तो प्लस F12 के तुल्य है, ये माइनस F12 माइनस A12 के तुल्य है। इसी तरह F13 प्लस A13 के तुल्य है, तो A13 के स्थान पर हम F13 लिख सकते हैं। तो F13 और ये इक्वल टू A13। तो देखो ये सूत्र बना कि A11 और A11 का ये सेकंड है, A12 ये A12 है और ये F12 इसका सेकंड है, A13 और F13 इसका सेकंड है। तो पहली पंक्ति के अवयव का उनके संगत ये क्या है? सेकंड, ये सेकंड है। अवयवों को उनके सेकंडों से गुणनफल करके योग कर दें तो सारणी का मान प्राप्त होता है। प्रत्येक, तो इस प्रकार से पहली पंक्ति हमने ली और पहली पंक्ति के अवयवों को इनके संगत सेकंडों से गुणा किया। देखो A11 का गुणा F11 से, A12 का गुणा इसी के सेकंड F12 से, A13 का सेकंड F13 से गुणा और इनका योग। तो अवयवों के सेकंडों का गुणनफल करके और योग कर दें तो ये सारणी का मान प्राप्त होता है कि जो अवयव दिया है उसी का सेकंड A11 तो इसका सेकंड F11, A12 इसका सेकंड F12, A13 इसका सेकंड F13, इन्हीं के गुणनफलों का और योग कर दिया, सारणी के मान के बराबर प्राप्त होता है। तो ये हमने पहली पंक्ति से प्रसार किया। इसी प्रकार से अगर दूसरी पंक्ति से विस्तार करोगे तब भी सारणी का मान वही आएगा। ये हम एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। किसी भी पंक्ति से विस्तार करो सारणी का मान वही प्राप्त होता है। तो हम देखो दूसरी पंक्ति के अवयव लिए हमने, ये दूसरी पंक्ति के अवयव है। दूसरी पंक्ति का अवयव A21, फिर A22, फिर A23, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा। तो दूसरी पंक्ति के अवयव लिए और इन्हीं के सेकंड A21 तो F21, A22 F22, A23 F23, जो अवयव लिया है उसी का सेकंड से गुणा कर दो और फिर इनका योग कर दें तो ये सारणी का मान प्राप्त होगा। तो दूसरी पंक्ति से द्वितीय पंक्ति से विस्तार कर सकते हैं या प्रसार कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखो तीसरी पंक्ति का अवयव A31, A32, A33 और इनके सेकंड F31, F32, F33 से गुणा करके योग कर दें तो A31 को F31 से, A32 को F32 से, A33 को F33 से गुणा करके योग करेंगे तब भी सारणी का मान वही प्राप्त होगा। ये हम एग्जाम्पल में सत्यापित भी करेंगे। ये तो ये पहली पंक्ति का विस्तार से, ये दूसरी पंक्ति के विस्तार से, ये तीसरी पंक्ति के विस्तार से। अब स्तंभ, प्रथम स्तंभ से प्रसार करेंगे तब भी मान वही आने वाला है। तो ये देखिए पहले स्तंभ के अवयव कौन कौन से हैं? A11, A21, A31 ये अवयव लिए और इन्हीं के सेकंड ले लिया। A11 F11, A21 F22, A31 F31, ठीक है। A11, A21 और A31 और इन्हीं के सेकंडों से गुणा कर दें और योग कर दें तो ये आपके प्रथम स्तंभ से प्रसार से सारणी का मान वही आने वाला है। इसी प्रकार से देखो दूसरे स्तंभ के अवयव A12, A12, A22, A22, A32, A32।
तो ये द्वितीय स्तंभ से प्रसार और इनके सेकंडों से गुणा कर देंगे हम। A12 को F12 से, A22 को F22 से, A32 को F32 से गुणा करके योग करेंगे, तब भी सारणी का मान वही प्राप्त होगा। कहने का अर्थ है किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ से। तो देखो लास्ट है तीसरा स्तंभ A13, A23, A33, A13, A23, A33, ये तीन अवयव लिए, इन्हीं के सेकंड ले लिए। A13 का सेकंड, F13, A23 का सेकंड, A23 का सेकंड, F23, A33 का सेकंड, F33, तो इन्हीं के सेकंडों से गुणा करके योग करेंगे, सारणी का मान प्राप्त होता है। तो हमें ये पता चला है कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अवयवों का उन्हीं के सेकंड, उन्हीं के संगत सेकंडों से गुणनफलों का योग क्या होता है, सारणी के मान के तुल्य होता है। ठीक है, तो ये आप नोट लिख सकते हो। किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव का उन्हीं के संगत सेकंडों से गुणनफल का योग सारणी के तुल्य होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस नोट है, इंपॉर्टेंट है। किसी भी पंक्ति, कोई भी पंक्ति लो या कोई भी स्तंभ लो, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का उन्हीं के संगत का मतलब उसी स्थिति के आपको सेकंड लेने हैं, तो उन्हीं के संगत सेकंडों से गुणनफल करेंगे और आखिर में योग कर देंगे। गुणनफलों का योग सारणी के बराबर होता है। ठीक है, एक नोट और भी है, नोट सेकंड है कि सारणी का मान शीघ्रता से ज्ञात करने के लिए उस पंक्ति या स्तंभ से विस्तार करते हैं जिसमें शून्य की संख्या अधिक होती है, क्योंकि अभी मैंने कहा है किसी भी पंक्ति से, किसी भी स्तंभ से विस्तार कर सकते हो, तो सरलता से ज्ञात करना है। तो ये देखेंगे कि कौन सी पंक्ति में या कौन से स्तंभ में शून्यों की संख्या अधिक है, क्योंकि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में कोई शून्य होगा तो शून्य का उसके सेकंड से गुणा क्या होगा, शून्य। तो सेकंड निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल शून्य का उससे का सेकंड ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शून्य का सेकंड से गुणा क्या होगा, शून्य होगा, इसलिए सेकंड ज्ञात। तो हमें क्या है, एक स्टेप बचेगा आपका कि सेकंड निकालने की आवश्यकता नहीं है, केवल इक्वल टू 0 लिख देंगे आपके। जैसे मैं कहता हूँ दूसरी पंक्ति के अवयव जो है इस प्रकार से है कि 3 0 0, अब 3 गुणा इसका सेकंड मान आएगा और 0 इंटू इसका सेकंड निकालने की आवश्यकता नहीं है, 0 लिखेंगे आप, +0 और +0 लिख देंगे आप, तो केवल इस अवयव का सेकंड निकालने की आवश्यकता रहेगी आपको। तो शीघ्रता से मान आपको पता, शीघ्रता से मान ज्ञात किया जा सकता है कि जिस पंक्ति में या जिस स्तंभ में शून्यों की संख्या अधिक है उसी से हम विस्तार कर लेंगे। ठीक है।